हैप्पी लाइफ फ्रेंड्स, आप सभी की स्वागत है हम लोग के चैनल सरकारी स्कूल योर ट्रू स्टडी पार्टनर में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। किस क्लास का? तो 9th क्लास का। देखिए पहला जो चैप्टर है 9th क्लास के फिजिक्स का, उसमें पहला चैप्टर का ही नाम है विज्ञान और मापन। यानी कहने का अर्थ है कि इस चैप्टर में विज्ञान और मापन के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसका ये अध्याय 1 हो गया। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो समझिए कि ये जो चैनल है इस चैनल का प्रथम वीडियो है। ठीक है, इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो आएगा। आपका साइंस में हो गया तो साइंस में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और अलग अलग टीचर द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? तो विज्ञान पढ़ते हैं। यानी विज्ञान है क्या, सबसे पहले ये जानना एकदम जरूरी है कि विज्ञान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल बात बोला गया है कि किसी भी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एकदम सिंपल बात, सिंपल याद रखिए। ठीक है, कि किसी भी विषय के बारे में वास्तविक जो ज्ञान होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग सोच रहे होंगे लोग कि वास्तविक ज्ञान होता क्या है। ठीक है, ये सोचने वाला बात है कि नहीं कि वास्तविक ज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक गाड़ी है। ठीक है, कोई भी बाइक है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है, यानी इस जो गाड़ी के बारे में एकदम जो एक्चुअल नॉलेज होगा, एक्चुअल थोड़ा तो नहीं इंग्लिश होगा कोई बात नहीं, यानी वास्तविक। ठीक है, यानी जो भी इसका फंक्शन करता होगा, यानी कैसे ये गाड़ी काम करती है, उस सब का ज्ञान क्या हो गया? एक तरह से विज्ञान हो गया, एक तरह से साइंस हो गया। अब यहाँ पर ये सोचने वाला बात है कि जब हम यहाँ पर तो वास्तविक ज्ञान वास्तविक ज्ञान वास्तविक ज्ञान बार बार बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान किसी भी वस्तु के बारे में कैसे प्राप्त करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए किसी भी विषय के बारे में अगर जो वास्तविक ज्ञान हम लोग को प्राप्त करना है, उसके लिए सावधानी पूर्वक प्रयोग करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? सावधानी पूर्वक प्रयोग करना, यानी एकदम आराम से, एकदम अच्छा से। किसी भी वस्तु है उसका मैंने कोई भी घटना है तो उसका आप लोग प्रयोग करना है, उसको देखना है। ठीक है, और उसको क्रमबद्ध तरीके से भी प्रयोग करना है। क्या? क्रमबद्ध तरीका से। ठीक है, अब देखिए क्रमबद्ध तरीका मतलब कि लगातार हो जाता है। ठीक है, एक के बाद एक होता है। यानी कोई भी घटना हो गया तो मतलब कि शुरुआती घटना और अंत घटना देखा जाएगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं। यानी कोई भी घटना हो गया, घटित हो गया कोई भी घटना, तो शुरुआती और अंतिम देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो एकाएक जो घटना घटित हुआ है, तो लगातार जो घटित हुआ है, तो उसको एकदम अच्छा से, एकदम क्रमबद्ध तरीके से और सावधानी पूर्वक से उसको प्रयोग कीजिए, तब जाके वास्तविक ज्ञान किसी भी चीज़ के बारे में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है सावधानी पूर्वक परीक्षण। एंड देखिए अब जो हम लोग लैब में जो होता है ना, लैब है तो उसमें परीक्षण हम लोग करते हैं, तो उसी तरह सावधानी पूर्वक परीक्षण करना होगा। ठीक है, और क्रमबद्ध तरीका से परीक्षण करना है। यानी वही बात कर रहा है कि देखिए वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक प्रयोग कीजिए, क्रमबद्ध तरीका से भी प्रयोग कीजिए, और सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए, और क्रमबद्ध तरीका से भी परीक्षण कीजिए। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा हो गया, गलत हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर परीक्षण होगा। ठीक है, यानी हम लोग का ये तो मालूम हम लोग को चल गया ना कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है वैज्ञानिक विधि। ठीक है, हम लोग पीछे क्या पढ़े? साइंस पढ़े, यानी विज्ञान पढ़े। विज्ञान क्या है? किसी भी वस्तु के बारे में, बोलिए, वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक ज्ञान कैसे हम लोग प्राप्त किया जाए? तो सावधानी पूर्वक प्रयोग करके, क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करके, सावधानी पूर्वक परीक्षण करके, क्रमबद्ध तरीके से परीक्षण करके, यानी ये 4 विधि से हम लोग वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि वैज्ञानिक विधि क्या है। देखिए वैज्ञानिक विधि समझिए कि किसी भी घटना को देखने का एक नज़रिया है, बस इतना। ठीक है, अब इसमें वैज्ञानिक विधि में समझिए कि 5 को आपका विधि दिया होगा, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी विधि है। ठीक है, अब देखिए वैज्ञानिक विधि प्रथम में बोलता है कि घटनाओं को सावधानी से देखना, यानी सावधानी से देखना मतलब परीक्षण करना। ठीक है, यहाँ पर समझिए कि कोई भी घटना है तो उसको एकदम सावधानी से, एकदम अच्छा से उसको देखना है। ठीक है, यानी उसको परीक्षण करना है। ठीक है, यानी घटनाओं का परीक्षण करना, यानी आराम से सावधानी से देखना। देखिए लड़कियाँ जो है वो देख रही है इस घटना को। ये घटना क्या हो रहा है? बिजली चमक रहा है, अब
आकाश में बिजली चमक रहा है तो इसको एकदम सावधानी पूर्वक देख रही है कि कोई है पता नहीं, ठीक है। यानी सावधानी से देखना, परीक्षण करना, ठीक है। यानी पहला विधि हो गया। दूसरा विधि देखते हैं कि कारणों का अनुमान लगाना, यानी कोई भी चीज़ हो गया, अगर मानते हैं कोई बिजली कड़क रही है तो उसको सावधानी पूर्वक देख लिए हम, अब उसके कारण के अनुमान लगाएंगे, यानी जो संभव कारण हो सकता होगा कि बिजली क्यों चमकती है, बादल जो होता है आपस में रगड़ता होगा तो इसीलिए कहीं बिजली चमकती होगी, ऐसा करके अनुमान हम लोग लगाते हैं। 2 नंबर, ठीक है। 1 नंबर में क्या था यहाँ पर कि पहले क्या करेंगे, घटनाओं को सावधानी से देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कारणों को अनुमान लगाएंगे, ठीक है, जो संभव कारण हो सकता है। अब 3 नंबर ये बोलता है कि कारणों को जांच करना है। बात यहाँ पर देखिए, जो भी आप लोग लैब के माध्यम से, जिसके माध्यम से प्रयोग करना है, जांच करना है, ठीक है, जो भी कारण, जो अनुमान आप लगाए हैं उसको जांच करना है कि क्या जो हम अनुमान लगाए हैं वो सही लगाए हैं कि नहीं, ठीक है। ये तीसरा बात हो गया। अब चौथा बात हो जाता है वैज्ञानिक विधि में कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। अब बताइए कि यहाँ पर अनुमान लगाए ना, जब अनुमान लगाए तो यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ प्रयोग किए, अनुमान लगाए, प्रयोग किए, अनुमान लगाए, प्रयोग किए, जब प्रयोग किए तो क्या होगा, आपको कुछ न कुछ बात मालूम चलेगा ना कि जो हम बात अनुमान लगाए थे वो यहाँ पर प्रयोग किए तो साबित हो गया। यानी एक आप निष्कर्ष पर पहुँच चुके कि जो आपका बिजली चमकती है बादल के घर्षण के कारण ही चमकती है, यानी प्रयोग करने के आधार पर पहुँच गए, यानी ये आपका निष्कर्ष हो गया। जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब 5वां विधि लास्ट में क्या होगा कि अपने सोच और विचार में परिवर्तन करना। अब देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बिजली चमकती है उसे बोलते हैं कि हाँ ये भगवान का देन है, लेकिन आप यहाँ पर क्या साबित कर दिए कि नहीं, ये जो बादल है आपस में घर्षण करता है उससे बिजली चमकती है, ये साबित हुआ ना। तो यानी हमारे सोच में, हमारे विचार में परिवर्तन हुआ ना। जो लोग बोलते थे कि ये भगवान का दिन है उसको आप ये बताइएगा कि नहीं ये बादल के घर्षण के कारण होता है, तो क्या नहीं है, उनको सोच में परिवर्तन हुआ, उनके विचार भी परिवर्तन हुआ। तो यही 5 को जो विधि है वैज्ञानिक विधि कहलाता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग और फट से वैज्ञानिक विधि देखते हैं। वैज्ञानिक विधि क्या है, तो किसी भी घटना के बारे में, किसी भी वस्तु को देखने के नज़रिया है एक, ठीक है। तो उसमें देखिए पहला वैज्ञानिक विधि होगा घटनाओं को सावधानी से देखना, यानी परीक्षण करना। दूसरा हो गया कारणों का अनुमान लगाना, यानी जो संभव हो। फिर जो है तीसरा कि कारणों को जांच करना प्रयोग द्वारा। चौथा है किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना, यानी पहुंचना जांच के आधार पर। 5वां है कि अपने सोच और विचार में परिवर्तन करना, यानी यहीं पर जाके हम लोग को आनंद की प्राप्ति होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात यहाँ पर बहुत अच्छा बोला गया है कि वैज्ञानिक जो होता है, वैज्ञानिक किसी एक देश या किसी एक समय के लिए नहीं होते हैं, ये समस्त मानव जाति के लिए होते हैं। कुछ बात यहाँ पर समझ में आ रहा है। ये जो वैज्ञानिक जो हैं ये किसी एक देश, जैसे में ही वैज्ञानिक हो गए कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो ये किसी एक देश के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं होते, ये समस्त मानव जाति के लिए होते हैं। कैसे, थोड़ा सोचिए। देखिए अगर जो मानते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक, ठीक है, कोई भी वैज्ञानिक अगर जो मानते हैं कैंसर इस समय बहुत रोग ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, तो कोई भी वैज्ञानिक कैंसर के दवाई खोज देता है, तो क्या वो दवाई केवल एक देश यूज करेगा, केवल एक देश उपयोग करेगा? नहीं ना, पूरा दुनिया में सभी लोग करेगा, सभी मानव के जाति के लोग जितना भी है सभी लोग करेगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो भी आपका वैज्ञानिक होता है किसी एक देश के लिए नहीं होता है, ठीक है। एक और बात यहाँ पर बोला जाए किसी एक समय के लिए नहीं होता है। अब देखिए कोई भी वैज्ञानिक अगर जो कोई भी चीज़ का खोज करके चला गया तो क्या उसी समय के लिए गया है? अभी मान लेते हैं कि अभी प्रेजेंट में कोरोना वायरस के बहुत सारा वैक्सीन निकल गया, तो जो वैज्ञानिक वैक्सीन बनाए तो क्या इसी समय के लिए बनाए? आने वाले समय में भी अगर जो मानते हैं दोबारा कोरोना वायरस आता है तो उसको भी वैक्सीन फिर दोबारा से दिया जाएगा। यानी ये कहने का अर्थ है वैज्ञानिक किसी एक देश या किसी एक समय के लिए नहीं होते हैं, ये समस्त मानव जाति के लिए होते हैं। ये बात हम लोग को एकदम माइंड में बैठा के रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। देखिए इनका फोटो देखिए, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक है, ठीक है। थे माने बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। अब देखिए यहाँ पर एक ये बात बोले कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया। निरंतर मतलब लगातार चलने वाली एक मानवीय प्रक्रिया, मतलब मानव के द्वारा चलता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, यह किसका कथन है। तो किसका कथन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। अब आ गए हम लोग भौतिकी पर कि भौतिकी क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग विज्ञान देख लिए, तब वैज्ञानिक विधि देख लिए, अब क्या देखते हैं हम लोग, भौतिकी क्या है, यानी फिजिक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला गया है कि प्रकृति, ठीक है, प्रकृति अथवा प्रकृति घटनाओं का अध्ययन भौतिक कहलाता है। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए एक बार और देखिए, प्रकृति मतलब जो हमारे आसपास के जो भी प्रकृति घटना है, यानी हम लोग जिसे बोलते हैं भगवान के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो प्रकृति और प्रकृति घटनाओं का अध्ययन, तो नहीं जो भी पेड़ पौधा हो गया, जो भी चीज़ हो गया जिसमें घटा गरजना हो गया, ये सब बोलते हैं ना, बिजली गिरना हो गया, ये सब जितना बोलते हैं, भूकंप बनना हो गया, ज्वालामुखी फटता है, यानी बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि उसका सब अध्ययन जो होता है ये सब भौतिकी के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि प्रकृति घटनाओं के अलावा भौतिक में और भी अध्ययन किया जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कोई पूछे कि भौतिकी है क्या, तो क्या बोलना है कि प्रकृति अथवा प्रकृति घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। अब प्रकृति देखिए यहाँ प्रकृति मेन समझ लेना है कि जो भी हमारे आसपास के चीज़ है सब क्या है, सब प्रकृति है, जो मैंने भगवान के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया हो सब क्या है, प्रकृति है। और जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया होता है उसी के अंदर जो भी घटना घटित होता है उसी का अध्ययन हम लोग का भौतिकी कहलाता है, ठीक है। हम लोग आगे इसको एकदम बढ़िया से समझ जाएंगे। आगे जैसे जैसे हम लोग का चैप्टर खत्म होता जाएगा हम लोग भौतिकी को एकदम अच्छा से समझते जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ में आया तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हम लोग की भौतिक राशि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भौतिक राशि क्या है, ठीक है। देखिए भौतिकी के नियमों को यहाँ पर देख लीजिए, एक बार जो लिखा है उसको एक बार पढ़िए कि भौतिकी के नियमों को जिनके द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, रुक जाइए। एक बात बोलिए कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये एक नियम हुआ ना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये एक नियम हुआ, ये भौतिकी का नियम हुआ। मैं जिसका भी नियम एक नियम हुआ ना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इसी तरह बल का होता है, क्या होता है बोलिए? द्रव्यमान गुने त्वरण होता है ना, द्रव्यमान गुने त्वरण। ये आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन अगर ये याद कर सकते हैं ना तो अच्छा बात है, ठीक है। तो देखिए ये जो बल हो गया, ठीक है, ये बल हो गया किसके? द्रव्यमान और त्वरण के रूप में है, ठीक है। ये बल भी है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। तो ये जितना है ये सब क्या है? ये सब राशि है। कुछ समझ में आया? देखिए एक बार और देखिए, इसको अभी भूल जाइए, इसको अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए कोई भी हम सूत्र लिखते हैं, ठीक है, तो एक तरह का नियम बताता है, ठीक है। तो ये जो सूत्र हुआ क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसमें देखिए ये क्षेत्रफल हुआ, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, ठीक है। तो ये जो हुआ यही राशि कहलाता है, क्या? यही राशि कहलाता है। अब इसी को हम लोग अच्छा तरीका से बोलते हैं कि देखिए भौतिकी के नियमों को जिनके द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब बताइए कोई बोले कि किसी भी चीज़ का अगर जब हम लोग के क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई में गुना कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। इतना बोलने से अच्छा है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिए। तो ये जो नियम में व्यक्त कर रहे हैं ना, तो यही क्या हो गया हम लोग का भौतिक राशि हो गया। यानी क्षेत्रफल भौतिक राशि हुआ, लंबाई भौतिक राशि हुआ, चौड़ाई भौतिक राशि हुआ, द्रव्यमान भौतिक राशि हुआ, समय भौतिक राशि हुआ, ये सब क्या हुआ? भौतिक राशि हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब देखिए भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है, चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक हुआ आधारी राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो देखिए आधारी राशि मतलब समझिए कि वह राशि जो स्वतंत्र होती है उसे आधारी राशि कहते हैं। क्या? वह राशि जो स्वतंत्र होती है उसे आधारी राशि कहते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन हम लोग को नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर, कि आधारी राशि, स्वतंत्र राशि और मूल राशि,
में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों का तीनों एक ही थाली के चट्टा बट्टा है सब, मतलब कहने का कि तीनों का नाम एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी आधारी राशि, स्वतंत्र राशि, मूल राशि, तीनों का तीनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आधारी राशि क्या है। वह राशि जो स्वतंत्र होती है उसे आधारी राशि कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा इत्यादि। देखिए स्वतंत्र कहने का अर्थ कि ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। नहीं समझे? देखिए एक बार और देखिए, हम यहाँ पर बोले क्षेत्रफल, बोले ना थोड़ा देर पहले क्षेत्रफल का नाम लिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना हुआ क्षेत्रफल बराबर, यही ना हुआ। हम लोग देखे लो, जाने लो, पहचाने लो, जो भी किए लो। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल हुआ लंबाई और चौड़ाई के ऊपर डिपेंड है कि नहीं बताइए? एकदम है ना। तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा व्युत्पन्न राशि और लंबाई हो जाएगा आपका आधारी राशि, चाहे स्वतंत्र राशि, मूल राशि। ये लंबाई जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये एकदम स्वतंत्र है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात को समझ में आ गया कि आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होता है। तो चलिए व्युत्पन्न राशि हम एक बार और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्युत्पन्न राशि यानी वह राशि जो आधारी राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आधारी राशि क्या होता है, वह राशि जो स्वतंत्र होता है उसे आधारी राशि कहते हैं, या स्वतंत्र राशि कहते हैं, या मूल राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि वह राशि जो आधारी राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है वह क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होता है। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, ये सब जितना है सब के सब आपका आधारी राशि के ऊपर डिपेंड है। समझ में आया? क्या है, सब आधारी राशि के ऊपर डिपेंड है। जैसे में यहाँ पर देखिए ये बच्चा अपने पापा के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर ये पापा अपने बेटे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के समझिए कि ऊपर डिपेंड है कि नहीं। यानी आधार है, मैंने ये इनके अभिन्न देखिए, इनके बूढ़े अवस्था में इनको ये मैंने समझिए कि आधार दे रहे हैं। अच्छा यहाँ पर जो लड़का बच्चा है तो इनके पिता यहाँ पर आधार दे रहे हैं कि नहीं। उसी तरह व्युत्पन्न राशि किसी के न किसी के ऊपर समझिए कि डिपेंड करती है, यानी समझिए कि उसके लिए आधार के लिए कुछ न कुछ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो वहीं आपका क्षेत्रफल हम बोले थे ना, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई गुने जो चौड़ाई हुआ, क्षेत्रफल यानी लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पर देखिए ये जो बेटा है अपने बाप पर निर्भर करता है, ये बाप अपने बेटे पर निर्भर करता है। तो उसी तरह ये न किसी के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आधारी राशि के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। और हम लोग इसके आगे समझेंगे लोग मात्रक के बारे में। जो अगला वीडियो आएगा, ये वीडियो मानते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, ठीक ना। ज़्यादा बड़ा वीडियो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं। और क्या, जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब सब आप लोग तो करते ही हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।